वेलकम टू क्विक स्टडी मटेरियल डेली करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर स्वागत है आपका। मैं विशाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी आपके करंट अफेयर्स के होंगे उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे और जितने इंपॉर्टेंट मतलब आपके स्टैटिक जी के क्वेश्चंस होंगे ना हम उनको भी कवर करेंगे, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें जो आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है आप उन चीजों को कवर कर पाए, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे उन क्वेश्चंस को हम डिटेल में भी देखेंगे कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम ज्यादा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है आज का हमारा कि हाल ही में एडीबी ने किस राज्य के लिए 85.4 मिलियन डॉलर का ऋण दिया, यानी 85.4 मिलियन डॉलर का लोन दिया है, ऋण दिया है एडीबी ने। एडीबी की बात करूं तो एशियन डेवलपमेंट बैंक इसकी फुल फॉर्म होती है, या हिंदी में कहूं तो एशियाई विकास बैंक। अभी एशियाई विकास बैंक ने क्या किया है, त्रिपुरा राज्य को, अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो यहाँ पे जो रेड कलर का हिस्सा दिख रहा है ना, ये है आपका त्रिपुरा राज्य। कौन सा? त्रिपुरा। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये जो त्रिपुरा है ये बांग्लादेश से ना तीनों तरफ से घिरा हुआ है। बांग्लादेश जो है वो इंडिया के तीन तरफ से घिरा हुआ है ना। बांग्लादेश इंडिया के तीन तरफ से घिरा हुआ है, लेकिन वहीं पे त्रिपुरा को देखेंगे तो त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है। त्रिपुरा और बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है उसे जीरो लाइन कहा जाता है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि त्रिपुरा के औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए एडीबी ने ये जो लोन है दिया है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और क्यों दिया है, तो त्रिपुरा जो है इसके औद्योगिक यानी जो इंडस्ट्रियल फील्ड है, जो औद्योगिक क्षेत्र है उसके विकास के लिए ये लोन दिया है, ठीक है। बात करें वहीं पे अगर हम एडीबी के बारे में तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को होती है। तो 1966 जो ये सन है, ये सन जरूर याद रखिएगा क्योंकि पहले भी ये सन पूछा गया एग्जाम में है, ठीक है। आगे की डेट अगर भूल भी जाएंगे कोई बात नहीं, पर पीछे का सन ये जो है ये जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। फिर अगर मुख्यालय की बात करूं तो मनीला फिलीपींस के अंदर इसका मुख्यालय है। मनीला के अंदर एक शहर है मंडलियोंग शहर, वहीं पर इसका मुख्यालय है एडीबी का। फिर बात करें अध्यक्ष कौन है, तो अभी ये न्यू अपॉइंटमेंट है। अध्यक्ष की बात करूं तो अगर आपको याद हो तो मासात्सुगु अस्कावा का नाम पहले आप पढ़ा करते थे, उन्हीं की जगह पर आए हैं जापान के मासातो कांडा। तो मासातो कांडा जो है ये नए अध्यक्ष बने हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जरूर याद रखिएगा। अभी सदस्य देशों की बात करें तो 69 सदस्य देश हैं एडीबी में अभी वर्तमान में, और अभी जो नवीनतम बना था 69 नंबर का वो इजराइल बना था। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दक्षिण अफ्रीका में पोर्ट चेफ स्ट्रूम इनविटेशनल टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है। तो ये जो टूर्नामेंट हुआ था, ये टूर्नामेंट कहां पर हुआ था, सबसे पहली बात तो दक्षिण अफ्रीका में ये टूर्नामेंट हुआ था। और नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है, तो आपको ध्यान रखना है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें तो कौन से खेल में, तो सबको पता होगा कि नीरज चोपड़ा जो है ये भाला फेंकते हैं, तो सीधी सी बात है कि जेवलिन थ्रो या भाला फेंक के खेल में इन्होंने ये मेडल जीता है, गोल्ड मेडल। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो इन्होंने ये कितने मीटर, इस टूर्नामेंट में कितने मीटर ये जो है भाला फेंका था और गोल्ड मेडल हासिल किया था, तो 84.52 मीटर भाला फेंक करके इन्होंने ये गोल्ड मेडल हासिल किया, ठीक है। एक और देखिए इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन क्या है कि अभी 6वां एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में जेवलिन थ्रो में यानी वही भाला फेंक में हिमांशु जाखड़ ने भी गोल्ड मेडल जीता है। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि ये जो एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 जो है, जो इसका संस्करण कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा संस्करण है 6वां यानी 6th एडिशन है। कहां पर यह आयोजन हुआ था, तो 15 से 18 अप्रैल को दम्मम सऊदी अरब, आपको ध्यान रखना है। तो सऊदी अरब के अंदर आयोजन हुआ था और इस टूर्नामेंट के अंदर भारत ने कुल कितने 11 मेडल जीते। भारत ने कितने मेडल जीते, 11 मेडल जीते। इसमें से आपको ध्यान रखना है एक गोल्ड आया है ना। और अगर मैं कहूं आपसे तो 5 जो है आपको ध्यान रखना है सिल्वर मेडल आया है, और 5 ही आपको ध्यान रखना है ब्रॉन्ज मेडल आया है। तो ये जो गोल्ड एक आया है ना, ये गोल्ड भी आपको ध्यान रखना है जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक में आया, और किसने हासिल किया है, तो हिमांशु जाखड़ ने हासिल किया है, ठीक है। तो एक और ये क्वेश्चन भी इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बात करें अगर हम यहाँ पर, ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसके अभी हाल ही में महानिदेशक कौन बने हैं, तो इसके जो महानिदेशक बने हैं वो मांगी लाल जाट बने हैं। ऑप्शन ए इज
करेक्ट आंसर। तो ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये है मांगीलाल जाट और यही इस टाइम पे आईसीएआर के क्या बने हैं, महानिदेशक बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन पहले भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? और अभी हाल ही में जो विश्व लीवर दिवस मनाया गया वो कब मनाया गया? तो विश्व लीवर दिवस की अगर मैं बात करूं तो ये हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो वर्ल्ड लीवर डे जब भी आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, 19 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है 2025 की? तो फूड इज मेडिसिन, यानी कि भोजन ही दवा है, ये इस बार की 2025 की थीम है। अच्छा, अब यहां पे ना एक चीज ध्यान से सुनिएगा, अगर हम लीवर की बात करें, ठीक है, तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? क्या पूछा जाता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आप क्या कहेंगे कि सबसे बड़ी जो ग्रंथि है शरीर की वो है लीवर, ठीक है। अच्छा, अगर लीवर में सूजन आ जाए, अगर लीवर में सूजन आ जाए, है ना, ऐसा कौन सी बीमारी में होता है? तो आपको ध्यान रखना है एक बीमारी का नाम, और वो है हेपेटाइटिस रोग। क्या है? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस रोग जो होता है ना, इस रोग के अंदर क्या होता है ना कि जो लीवर होता है उसके अंदर सूजन आ जाता है। और एक और चीज, जो लीवर होता है ना, इसी के अंदर पित्त रस का निर्माण होता है। क्वेश्चन पूछा जाए अगर आपसे कि पित्त रस का निर्माण किस में होता है, तो आप क्या कहेंगे, लीवर में होता है पित्त रस। यानी अगर मैं इसको कहूं तो बाइल जूस भी आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बाइल जूस, ठीक है। तो इसका निर्माण जो होता है कहां पर होता है, वो लीवर में होता है। ये सब क्वेश्चन पूछे गए आपके स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। यहीं पे एक और चीज आपको ध्यान रखना है, 18 अप्रैल से भी एक दिवस मनाया जाता है, और वो क्या है, विश्व धरोहर दिवस, यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है ये कब मनाया जाता है? तो ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, 18 अप्रैल को ही आपको ध्यान रखना है, एक तो तात्या टोपे का नाम, है ना, तात्या टोपे का नाम ध्यान रखिएगा, प्लस एक महान वैज्ञानिक है। ये तात्या टोपे तो क्या है, सैनिक है ना, स्वतंत्रता सेनानी थे। और एक नाम आपको ध्यान रखना है, महान वैज्ञानिक है आइंस्टीन। आइंस्टीन का नाम भी याद रखिएगा। दरअसल इन दोनों लोगों की पुण्यतिथि मनाई जाती है कब? 18 अप्रैल को। क्या मनाई जाती है? तो पुण्यतिथि मनाई जाती है, ठीक है। क्या मनाई जाती है? पुण्यतिथि। तो इसलिए ये दिन भी आपको ध्यान रखना है। यहीं पे अगर मैं कहूं तो एक और नाम ध्यान रखिएगा, गुरु तेग बहादुर। इसकी बात कर रहा हूं, गुरु तेग बहादुर साहिब। गुरु तेग बहादुर साहिब का प्रकाश पर्व भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? प्रकाश पर्व मनाया जाता है। कब? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 18 अप्रैल को भी हाल ही में मनाया गया है। तो ये कुछ 18 अप्रैल से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट दिवस थे, दिन थे जो इंपॉर्टेंट थे, वो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? यानी अगर मैं कहूं यहां पर तो सीधा आप ये भी कह सकते हैं कि राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो राजस्व सचिव के तौर पर नियुक्त किया गया है अरविंद श्रीवास्तव को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। वहीं पे एक नाम आपको हरिरंजन राव दिख रहा होगा। हरिरंजन राव की बात करूं अगर मैं, तो ये खेल मंत्रालय में सचिव के पद पर हैं, ठीक है। विवेक अग्रवाल की अगर मैं बात करूं तो ये संस्कृति मंत्रालय में सचिव के पद पर इनकी नियुक्ति हुई है हाल ही में। तो ये दोनों नाम भी आपको ध्यान रखना है। फिलहाल राजस्व सचिव अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे राजस्व सचिव के बारे में, कि राजस्व सचिव जो है वो अरविंद श्रीवास्तव का नाम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किसे शामिल किया गया है? इसकी बात कर रहे हैं, यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में। पहली चीज तो ये कि यूनेस्को का ये जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर है ये क्या होता है, इसको सुनिए। अगर हम बात करें मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, तो ये यूनेस्को के द्वारा ना 1992 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1992 में इसको शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था शुरू करने का? तो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्य के जो अभिलेख हैं उनको संरक्षित करना इसका उद्देश्य था, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो अभी इस बार यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में 2025 में दो प्राचीन भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है। और वो दो ग्रंथ कौन से हैं? तो आपको ध्यान रखना है, एक तो है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, दूसरा है श्रीमद् भगवत गीता। और ये दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं शामिल किए गए हैं इस मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में, यानी ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही है।
अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल भारतीय अभिलेखों की जो संख्या है वो अब कितनी हो गई है? तो अब 14 हो गई है। पहले 12 थी, ये 2 शामिल होने के बाद अब 14 हो गई। कौन कौन सी 2 शामिल हुई है? तो श्रीमद् भगवत गीता का नाम आपको ध्यान रखना है और नाट्य शास्त्र ध्यान रखना है। अच्छा, 2025 में अगर मैं कहूं आपसे तो टोटल कितनी शामिल की गई हैं? यानी 2025 में इस बार टोटल 72 दस्तावेजी विरासतें जोड़ी गई हैं। तो ये टोटल जोड़ी गई हैं इस यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में 2025 में, जिसमें से 2 तो क्या है, 2 तो अपने भारत के हो गए, है ना, और बाकी टोटल 70 जो है वो विश्व के अलग अलग देशों से हो गए। और अगर अब कहा जाए कि अब तो भारत में 14 है लेकिन विश्व में अब कुल कितने हो गए हैं, तो विश्व में अब टोटल 570 हो चुकी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है ऑप्शन बी, अमरजीत सिंह डुलत। देखिए, अमरजीत ए, सिंह से एस, डुलत, ये ए एस डुलत, ऊपर नाम आपको दिख रहा होगा ए एस डुलत। तो यहां पर ध्यान रखना है, ये जो पुस्तक लिखी गई है ये अमरजीत सिंह डुलत के द्वारा लिखी गई है। पुस्तक का नाम ध्यान रखिएगा, है ना, और इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में पूछने की संभावना आपकी है। इस बुक के अंदर अगर हम बात करें तो ये कहा गया था कि जो धारा 370 अभी जो हटाई गई थी कश्मीर से, उसमें क्या था कि नरेंद्र मोदी जी जो थे वो कश्मीर में जाकर के जो वहां पे जो उनके लीडर्स थे उनसे मिले हुए थे पहले जाकर के, है ना, ऐसा इनका कहना है। और ये जो पुस्तक इन्होंने लिखी है ये दरअसल एक, आप ये समझिए कि ये रॉ के ही एक अंदर काम करने वाले कर्मचारी थे। अगला क्वेश्चन देखिए, उससे पहले एक और चीज ध्यान रखिएगा, कैलाश सत्यार्थी की एक बुक है, काफी फेमस बुक है। अगर मैं बात करूं इस बुक की तो आपने पढ़ा होगा, दिया सलाई नाम की एक बुक है जो इनकी आत्मकथा है, काफी इंपॉर्टेंट है। और पीएस रमन की बात करूं तो लियो द वर्ल्ड हिस्टोरी जो सीएसके के ऊपर लिखी गई है, चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर इनकी बुक है। ये दोनों ही बुक आपको ध्यान रखना है। संसद खेल महाकुंभ 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ध्यान रखिएगा, ये जो संसद खेल महाकुंभ है 2025, इसका जो उद्घाटन किया गया है वो किया गया है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ है वहां पर केडी सिंह बाबू स्टेडियम के अंदर, लखनऊ में कौन सा, केडी सिंह बाबू स्टेडियम जो है वहां पर इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो इन स्टेडियम का नाम ध्यान रखिएगा। कब से कब तक इसका आयोजन हुआ है? तो 19 से लेकर के 22 अप्रैल तक इस जो संसद खेल महाकुंभ है इसका आयोजन किया गया है। और उद्घाटन किसने किया है? उद्घाटन कहां हुआ है? लखनऊ में हुआ है। कब से कब तक ये हुआ है ये भी आपको पता है, लेकिन किसने किया है? तो राजनाथ सिंह का नाम आपको ध्यान रखना है, इन्होंने ही इसका क्या किया है? उद्घाटन किया। आप यहाँ पे राजनाथ सिंह को देख रहे होंगे, पीछे आपको ये पोस्टर में दिख रहा होगा संसद खेल महाकुंभ। तो राजनाथ सिंह ने क्या किया है? उद्घाटन किया है। रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, इन्होंने उद्घाटन किया है, लखनऊ में उद्घाटन किया है। दोनों चीज ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयरलैंड में आयोजित IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स टाइटल 2025 किसने जीता है? तो पहली चीज तो ये जो टूर्नामेंट है किस तरह का टूर्नामेंट है, तो आपने फिल्मों में देखा होगा, ये ना अमीरों वाले जो खेल होते हैं, है ना, एक टेबल होती है ग्रीन कलर की, आपने देखा होगा, उसके ऊपर बॉल्स खूब सारी होती है ना, एक लकड़ी का डंडा हाथ में होता है और उसके बॉल से मारते हैं, फिर वो बॉल दूसरी बॉल को मारती है, फिर वो बॉल हॉल में जाता है ना। ऐसा ही मतलब कुछ टेबल के अंदर एक गेम होता है, आपने देखा होगा, इसी को कहा जाता है बिलियर्ड्स या स्नूकर गेम्स। ठीक है, और ये जो अभी जो ये चैंपियनशिप चल रहा था ये कहां पर? तो आयरलैंड में आयोजित हुआ है ये चैंपियनशिप। और ध्यान रखिएगा, इसे जीता किसने है? तो इसे जीता है सौरभ कोठारी ने। और किसको हरा करके जीता है? तो एक बहुत ही महान प्लेयर हैं इस बिलियर्ड्स के, उनका नाम है पंकज आडवाणी, भारत के हैं। तो पंकज आडवाणी को हरा करके सौरभ कोठारी ने इस टूर्नामेंट को जीता है। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि पंकज आडवाणी जो है ये कभी हारते नहीं है, बहुत कम चांस होता है ऐसा कि ये हारे हों किसी बिलियर्ड्स या स्नूकर के गेम्स के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण कहां हो रहा है? इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा और इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, उसको भी ध्यान से सुनते चलिएगा। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग, ठीक है, भारत की, इसका जो निर्माण हो रहा है वो कहां पर हो रहा है? उत्तराखंड में हो रहा है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट का नाम बताऊंगा मैं आपको, लेकिन पहले इसके कुछ डिटेल देखते हैं। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में देवप्रयाग और जनासू के बीच में ये जो निर्माण हो रहा है इस पुल का, बन रहा है ये पुल, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट का यह हिस्सा है। तो प्रोजेक्ट का नाम ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट का नाम क्या? ऋषिकेश
कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट। इस जो पुल है, ये जो रेलवे टनल है, ये जो रेलवे सुरंग है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है T8। T8 टी से मतलब क्या हो जाता है? टनल, टनल 8। ठीक है, तो T8 आपको नाम ध्यान रखना है। इसी T8 को जनासू टनल या फिर देवप्रयाग जनासू टनल भी कहा जाता है। इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूं तो इसकी लंबाई 14.58 किलोमीटर इसकी लंबाई है इस पुल की, और ये भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग होने वाली है आने वाले टाइम में। ठीक है, 2026-27 तक काम पूरा होकर चालू हो जाएगा। और अभी तक कौन सी थी? तो अभी तक आपको ध्यान रखना है T49 थी। T49 जो है ये अभी तक भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग थी, है ना। पिछले साल आप लोगों ने पढ़ा था इसको कि जम्मू कश्मीर में ये बना है, और 12.75 किलोमीटर इसकी लंबाई थी, और ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो अभी तक जो थी वो T49 थी, लेकिन अब कौन सी हो जाएगी? अब हो जाएगी T8। अब यहीं पे एक और चीज ध्यान से सुनिएगा कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग अगर आपसे पूछा जाए तो अब तो आप बता देंगे कि अभी तो T49 है ना, लेकिन अब इसकी जगह कौन ले रहा है? T8 ले रहा है इसकी जगह। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे लंबी रेलवे टनल, चूंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये एसएससी में, पुलिस में, रेलवे में, ये एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे लंबा रेलवे सुरंग या फिर आप क्या कह सकते हैं रेलवे टनल कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है, और उस टनल का नाम क्या है? गोथार्ड बेस सुरंग। क्या नाम है? गोथार्ड बेस टनल। ये जो है ये स्विट्जरलैंड में स्थित टनल है, और ये दुनिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग क्या आपको बताना है? T8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय नौसेना ने मेघयान 25 का आयोजन कहां पर किया है? तो भारतीय नौसेना के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। कहां पर किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, जो नौसेना भवन है वहां पर किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं तो तीसरा संस्करण था, थर्ड एडिशन था। नई दिल्ली के नौसेना भवन में इसका आयोजन किया गया था भारतीय नौसेना के द्वारा। उद्घाटन किसने किया है? इसको जरूर याद रखिएगा, दिनेश कुमार त्रिपाठी ने उद्घाटन किया है, जो कि नौसेना के क्या है? प्रमुख है वर्तमान में। और इसकी थीम क्या रहने वाली है? तो प्रारंभिक चेतावनी गैप को एक साथ पाटना, ये इस बार की थीम है, और ये है आपका मेघयान 25। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? इस मेघयान 25 का उद्देश्य क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा, समुद्री मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में जागरूकता और सहयोग को बढ़ावा देना ही इसका क्या है? उद्देश्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में इंटरपोल की गवर्नेंस समिति का जो अध्यक्ष है वो किसे चुना गया है? तो इंटरपोल की गवर्नेंस समिति का जो अध्यक्ष चुना गया है वो चुना गया है यूएई को, है ना। यूएई कहां पर है? तो अगर आप देखेंगे तो ये है हमारा इंडिया, है ना, ये हमारा प्यारा भारत है इंडिया। और इंडिया से जब इधर आएंगे आप अरब सागर की तरफ, तो यहां पर आपको जो ये प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप दिख रहा है आपको, यहां पर ही आपको एक छोटा सा कंट्री या छोटा सा देश आपको देखने को मिलेगा, यूएई, है ना। तो यही इसी को बनाया गया है इंटरपोल की गवर्नेंस समिति का अध्यक्ष, ये अब अध्यक्षता संभालेगा। इंटरपोल की बात करूं अगर मैं, तो इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। होता क्या है इंटरपोल? तो जैसे आप देखते हैं ना, आपके राज्य की पुलिस जो होती है वो सहयोग करती है एक दूसरे को, है ना, तो वैसे ही पूरे विश्व में भी तो क्रिमिनल गतिविधियां होती रहती हैं। तो उसके अंदर पूरे विश्व की जो पुलिस होती है ना, उसको इंटरपोल कहा जाता है, जिसके अंदर सभी राज्य एक दूसरे का क्या करते हैं? सभी जो देश होते हैं वो एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो इंटरनेशनल पुलिस को हम क्या बोलते हैं? इंटरपोल। आप ये समझ लीजिए एक तरीके से, सिंपल लैंग्वेज में। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो फ्रांस के लियोन में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में इसके? तो अहमद नासर अल रईसी का नाम आपको ध्यान रखना है। इसके सदस्य देशों की बात करूं तो 196 सदस्य देश हैं, और सबसे नवीनतम जो सदस्य देश बना है 196 नंबर का, वो बना है आपका पलाऊ। अच्छा, 7 सितंबर 1923 में इसकी स्थापना होती है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, 7 सितंबर को हम एक दिवस मना रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस। और यह दिवस जो है 7 सितंबर को मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? तो 2023 से हम इस दिवस को मना रहे हैं। ठीक है, 7 सितंबर को यह दिवस जो है इसी इंटरपोल की स्थापना दिवस के रूप में हम, मतलब इसी जो स्थापना हुई थी 7 सितंबर को, उसी को हम अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग के दिवस के रूप में मना रहे हैं। अच्छा, आपको याद है अभी 2024 में इंटरपोल की बैठक हुई थी।
2024 में इंटरपोल की बैठक हुई थी और ये जो बैठक थी कौन से नंबर की बैठक थी? ये थी 92 नंबर की बैठक, 92वें नंबर की बैठक थी। आपको ध्यान रखना है कब 2024 में हुई थी और ये बैठक कहां पे हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है ग्लासगो में हुई थी। कहां पर हुई थी? ग्लासगो में। और ग्लासगो कहां पर है? तो यूनाइटेड किंगडम के अंदर ये ग्लासगो है। तो ये बैठक जरूर ध्यान रखिएगा, जो इंटरपोल की भी बैठक हुई थी पिछली बार, अभी हाल ही में जो हुई थी। ठीक है, और यूएई इसकी पहली बार अध्यक्षता कर रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अभी सीबीआई की बात करूं तो सीबीआई ने भारत पोल, है ना, इंटरपोल की तर्ज पर ही एक भारत पोल जो है इसका भी गठन किया था, है ना, एक मतलब साइट गठित किया गया था ताकि वो इंटरपोल का सहयोग कर सके, साथ में काम कर सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन कहां किया गया है? तो ब्लैक बॉक्स लैब क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना है ब्लैक बॉक्स लैब क्या होता है कि जो एरोप्लेन्स होती है, क्या है? एरोप्लेन्स है ना, हवाई जहाज है। हवाई जहाज जो उड़ती है तो इसके अंदर कभी मान लीजिए हवाई जहाज का क्या हो जाए, दुर्घटनाग्रस्त हो जाए अगर हवाई जहाज, तो इसके अंदर एक ब्लैक बॉक्स होता है। वो ब्लैक बॉक्स क्या करता है, सारी चीजें जो कॉकपिट के अंदर ना रिकॉर्ड करता है कि पायलट के बीच क्या बातें हुई थी, है ना, ऊंचाई कितना है, टेम्परेचर क्या है, मतलब क्यों दुर्घटना हुआ है, क्या कोई मशीन ने काम करना बंद कर दिया था या कोई मतलब तूफान की वजह से हुआ है, दुर्घटना होने का कारण क्या है, वो इस ब्लैक बॉक्स की वजह से पता चलता है। पायलट की जितनी भी बातचीत होती है, जो भी चीजें होती है, वो सब इसके अंदर रिकॉर्ड होता है। और इसी ब्लैक बॉक्स को मतलब आप समझिए कि इसी के ऊपर लैब का उद्घाटन किया गया, यानी इसी ब्लैक बॉक्स को लेकर के जिस लैब को, जिस लेबोरेटरी को बनाया गया है, वो उसका उद्घाटन अभी कहां पर किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली के अंदर। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही। उद्घाटन किसने किया है? तो नागरिक उड्डयन मंत्री मोहन नायडू ने किया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल जो है इसके सहयोग से इसका निर्माण किया गया है। इसका उद्घाटन जो है मतलब इसका जो ये ब्लैक बॉक्स लैब है इसका निर्माण किया जा रहा है। तो ये तो हो गई वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। कैसा दिखता है ब्लैक बॉक्स? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या पूछा गया था एग्जाम में? क्वेश्चन आपके पूछा गया था कलर। क्या क्वेश्चन पूछा गया था? कलर। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो कलर होता है वो नारंगी कलर का होता है ना। ये जो ब्लैक बॉक्स होता है ये इसी टाइप का दिखता है। फ्लाइट रिकॉर्डर डू नॉट ओपन, ये आपको जो दिख रहा है यही है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स जो होता है ये नारंगी कलर का होता है ना। नारंगी कलर का क्यों होता है? कारण क्या है नारंगी कलर होने का? तो देखिए ये एक ऐसा कलर है जो कभी भी दूर से मतलब नजर में आ जाता है। जैसे मान लीजिए अगर कहीं पे भी कोई दुर्घटना हो रही है हवाई जहाज का, तो इसका ब्लैक बॉक्स सबसे पहले ढूंढा जाता है। ब्लैक बॉक्स का काम क्या होता है कि जब कभी भी हवाई जहाज के अंदर कोई दुर्घटना होती है, कोई ऐसी घटना घटित होती है, तो उसके कारण का पता कैसे लगाया जाए, उसके कारण का पता जो है वो इसी ब्लैक बॉक्स के जरिए लगता है। ब्लैक बॉक्स का कलर क्या होता है? नारंगी कलर होता है। नारंगी कलर का आपको ध्यान रखना है कि जो वर्ण विक्षेपण तो बहुत कम होता है, यानी आंखों के अंदर ना ये दूर से भी ये चीज जल्दी दिख जाती है हमें, तो खोजना इसको आसान रहता है। जो नारंगी कलर है, चमकीला नारंगी कलर होता है, इसको खोजना आसान होता है, इसलिए इसका कलर जो होता है वो नारंगी कलर रखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा नाम ब्लैक बॉक्स है लेकिन कलर इसका क्या होता है? नारंगी होता है। और ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो कलर ध्यान रखिएगा। और ब्लैक बॉक्स का यूज क्या होता है अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मध्य प्रदेश के सागर जिले में किसके नाम पर नया वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया है? तो अभी हाल ही में डॉक्टर बी आर अंबेडकर के नाम पर एक नया वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया है। कहां पर? तो मध्य प्रदेश के सागर जिले में। ध्यान से सुनिएगा, ये जो अभयारण्य है ये मध्य प्रदेश का 25वां अभयारण्य होने वाला है। नाम क्या है इसका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य इसका नाम है। अगर हम बात करें तो 258.64 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ वन्य जीव अभयारण्य है। और ये जो नाम रखा गया है ये बी आर अंबेडकर के नाम पर इस वन्य जीव का नाम रखा गया है। कहां पर है ये? तो मध्य प्रदेश के सागर में है। नाम बी आर अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य और मध्य प्रदेश का 25वां अभयारण्य है और 258.64 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूं जो अभी आपने हफ्ते 2 हफ्ते पहले पढ़ा होगा, है ना।
एक हफ्ते में अंदर आपने जो पढ़ा उसकी बात करते हैं। एक तो इंपॉर्टेंट चीज आपने पढ़ी थी कि उत्तर प्रदेश ने अपनी जो शून्य गरीबी योजना है इसका नाम बदल करके अंबेडकर जी के सम्मान में BR अंबेडकर के नाम पे रख दिया है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि अभी न्यूयॉर्क ने 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर दिवस घोषित किया है। किसने? न्यूयॉर्क शहर ने, अमेरिका का शहर है ये, इसने घोषित किया है। अगर हम बात करें तो 14 अप्रैल को क्या होता है? 14 अप्रैल को इनकी पुण्यतिथि मनाई गई है अंबेडकर जी की, ठीक है। और ध्यान रखिएगा 135वीं, ठीक है, सॉरी पुण्यतिथि नहीं, जयंती मनाई गई है। जब जन्म होता है तो जयंती मनाते हैं हम, और जब मृत्यु होता है तो उसे हम पुण्यतिथि के रूप में मनाते हैं। तो अभी 135वीं जयंती मनाई गई है। जन्म हुआ था इनका 14 अप्रैल को, है ना। कहां पर जन्म हुआ था? तो मध्य प्रदेश के महू में जन्म हुआ इनका। तो ये दो पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है करंट अफेयर से, है ना। एक तो न्यूयॉर्क शहर वाला कि 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर दिवस घोषित किया गया है। एक ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश ने अपनी जो शून्य गरीबी योजना इसका नाम बदल करके किसके नाम पर रखा है? तो BR अंबेडकर के नाम पर रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल, चैनल जो है एक बहुत ही लग्जरी फैशन ब्रांड है ना। और इसने अभी भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो एक अभिनेत्री है, एक्ट्रेस है, नाम है उनका अनन्या पांडे। क्या नाम है? अनन्या पांडे, है ना, टाइपिंग मिस्टेक है। अनन्या पांडे को इन्होंने क्या बनाया है? अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो चैनल इसका लोगो है। ये जो कंपनी है ये फ्रेंच कंपनी है, बहुत ही लग्जरी ब्रांड है, फैशन ब्रांड है। और इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो आपको ध्यान रखना है अनन्या पांडे बनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य किसने बनाया है? तो ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र सरकार ने। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। तो अभी जो नई शिक्षा नीति 2020 है इसके तहत स्कूलों में हिंदी जो भाषा है, हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य बनाया है। तो ये जो क्लास 1 से लेकर 5th क्लास तक के बच्चे हैं, है ना, इन बच्चों के लिए एकदम अनिवार्य किया है महाराष्ट्र सरकार ने, ठीक है। वहीं पे अगर आपको याद हो तो अभी उत्तर प्रदेश ने अपने जितने भी मदरसे हैं उसके अंदर NCERT जो पाठ्यक्रम है इसको शामिल करना अनिवार्य घोषित किया है। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, नई शिक्षा नीति, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 ये किस समिति की सिफारिश पर, है ना। तो आपको ध्यान रखना उस समिति का नाम कस्तूरी रंगम समिति, कस्तूरी रंगम समिति, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। समिति का नाम ध्यान रखिएगा, किस समिति की सिफारिश पर ये नई शिक्षा नीति जो है ये लाई गई है। तो आपको ध्यान रखना है कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर। तो ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, अभी हाल ही में कूनो नेशनल पार्क से 2 चीते किस अभ्यारण्य में स्थानांतरित किए गए हैं? तो आपको ध्यान रखना है एक मध्य प्रदेश के अंदर आप देखेंगे अगर यहां पर तो ये है कूनो नेशनल पार्क, ठीक है। और यहां पर देखेंगे तो एक है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो अगर आप देखेंगे यहां पर तो ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। जो कूनो नेशनल पार्क है यहां से 2 चीतों को ट्रांसफर किया गया है। कहां पर? गांधी सागर अभ्यारण्य के अंदर ट्रांसफर किया गया है। ध्यान रखिएगा कूनो नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में है और गांधी सागर अभ्यारण्य जो है ये भी मध्य प्रदेश में है। तो पहले तो आप राज्य का नाम ध्यान रखिएगा कि कहां पर, किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश में। अगर हम बात करें किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहां पर है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करूं तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। गौतम बुद्ध अगर मैं बात करूं वन्य जीव अभ्यारण्य का तो ध्यान रखिएगा ये बिहार राज्य में ये वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। तो जो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, नाम क्या है इनका? मोहन यादव। इन्हीं के द्वारा ये चीते छोड़े गए हैं। कब? 20 अप्रैल को ये चीते छोड़े गए थे। कहां पर छोड़े गए थे? तो गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़े गए थे। अगर आपको याद हो तो भारत के अंदर चीते जो है वो विलुप्त हो चुके हैं। भारत के अंदर चीते है ही नहीं। हम कहां से चीते लेकर के आए हैं? तो हम लेकर के आए थे, अगर आपको याद हो 2022 में हम लोग लेकर के आए थे कितने चीते? तो हम लोग 8 चीते लेकर के आए थे नामीबिया से। कहां से? नामीबिया से, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या किए, हम लोग 2023 में फिर चीते लेकर के आए फरवरी महीने के आसपास सॉरी 12 चीते लेकर के आए। कहां से? तो हम लोग लेकर के आए दक्षिण अफ्रीका से,
ठीक है, जिसमें से कुछ चीतों की मृत्यु भी हुई है ना, कुछ चीतों ने प्रजनन के द्वारा बच्चों को जन्म भी दिया है, वो अलग बात है, लेकिन हम कब कहां से लेकर के आए थे चीते, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में विमोचित संस्कृति का 5वां अध्याय नामक पुस्तक किसके भाषणों का संकलन है? पहली चीज तो ये, इस बुक का नाम याद रखिएगा, संस्कृति का 5वां अध्याय, ये बुक पुस्तक का नाम है। ठीक है, और ये जो है किसके भाषणों का संकलन है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इन्हीं के भाषणों का संकलन है। संकलित किसने किया है ना, इस पुस्तक को लॉन्च किसने किया यानी विमोचित किसने किया उसकी बात करते हैं। तो इसका जो विमोचन किया है वो नई दिल्ली में किया गया है। जूना अखाड़े के जो प्रमुख है, नाम क्या है, आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी, इन्होंने ही इसका विमोचन किया यानी इसको लॉन्च किया है। और इस पुस्तक यानी ये जो बुक है, इसकी जो प्रस्तावना है वो राम बहादुर राय ने लिखी है, और इसका संकलन किसने किया है, तो डॉक्टर प्रभात ओझा ने किया है। और इस पुस्तक का जो प्रकाशन किया है वो किया है प्रभात प्रकाशन ने। ठीक है, ये वो पुस्तक है जो आपको यहाँ पर उस पुस्तक की इमेज दिख रही है, कवर पेज दिख रहा है, ये नरेंद्र मोदी जी ने जो भाषण दिए हैं उन्हीं भाषणों का संकलन है। इसके अंदर संस्कृति का 5वां अध्याय इसका नाम है। चलिए, लास्ट टाइम पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 800 मेगावाट के दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट की तीसरी इकाई की आधारशिला किस राज्य में रखी थी? तो इसका सही आंसर क्या था, हरियाणा। हरियाणा राज्य के अंदर जो यमुनानगर है ना, हरियाणा के यमुनानगर में इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। किसने? पीएम मोदी ने। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, आज छोटा सा एक और क्विज है, और वो क्या है, वो है कि ट्रेन में एटीएम लगाने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है। और साथ ही साथ आपको बताना है कि ये जो पहला एटीएम हमने लगाया है ट्रेन के अंदर, कौन सी ट्रेन में लगाया है, उस ट्रेन का नाम भी आपको बताना है, और किस बैंक ने लगाया है वो भी बताना है। फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, है ना, और मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख सके, है ना। और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि मेरी वीडियो आप तक अच्छे से पहुंच पाए, है ना, टाइम टू टाइम। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल के नेक्स्ट लेक्चर में।